हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जैनेत अकेडमी। जैनेत अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही विस्तार से जानेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के बाद किसी भी एग्ज़ाम में यदि सिंधु घाटी सभ्यता से कोई क्वेश्चन आता है, तो हम आपसे वादा करते हैं हमारी क्लास देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है। तो आओ देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ फैक्ट हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक स्थल को विस्तार से जानेंगे। तो पहला यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से क्या है? एक है। क्या है ये? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से क्या है? एक है। अगला पॉइंट है आपका, सन 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम इस पर क्या डाला था? प्रकाश डाला था। सबसे पहले किसने प्रकाश डाला था? तो चार्ल्स मैसन ने। और कब डाला था? तो 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम इसने क्या डाला था? प्रकाश डाला था। आगे है आपका 1853, अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का क्या किया था? सर्वे किया था। तो किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। और कब किया था? 1853 में। आगे चलते हैं, अगला फैक्ट है आपका, सन 1856 ईस्वी में जॉन वर्टन एवं विलियम वर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का क्या किया था? प्रयोग किया था। और कब किया था ये? 1856 ईस्वी में। आगे चलते हैं, अगला फैक्ट है आपका, 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का क्या किया था? हड़प्पा का क्या किया था? सर्वे किया था। पहले कब किया था? तो ये किया था आपका 1853 में। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला परीक्षा की दृष्टि से। अगला पॉइंट है आपका, सन 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की क्या हुई थी? स्थापना। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1861 ईस्वी में। और किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग। किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई थी। और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या बोलते हैं? जनक बोला जाता है। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। सन 1921 में सर जॉन मार्शल ने, किसने? सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा में उत्खनन करने हेतु क्या किया था? नियुक्त किया था। तो हड़प्पा के उत्खनन के लिए किसे नियुक्त किया था? तो वो किया था आपके दयाराम साहनी को। और कब किया था? तो 1921 में। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका, सन 1922 में सर जॉन मार्शल ने राखलदास बनर्जी को हड़प्पा का उत्खननकर्ता नियुक्त किया था। सॉरी, मोहनजोदड़ो का क्या किया था? उत्खननकर्ता क्या किया था? नियुक्त किया था। कब किया था? तो 1922 में। और 1921 में दयाराम साहनी को क्या किया था? हड़प्पा के लिए क्या किया था? उत्खनन के लिए नियुक्त किया था। आगे चलते हैं, सन 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की क्या की थी? घोषणा की थी। और घोषणा कब की थी? तो ये की थी आपके 1924 में। सन और किसने की थी? तो सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की क्या थी? घोषणा की थी। अगला पॉइंट है, इतिहासकार पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की क्या की थी? जुड़वा राजधानी बताया था। क्या बताया था? किसने बताया था? तो पिंगट महोदय ने क्या बताया था? इसे महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की क्या बताया? जुड़वा राजधानी बताया था। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसका विस्तार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो विस्तार था आपका, ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। क्या? पहला ही पॉइंट है आपका, ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। यह लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में क्या हुई थी? फैली हुई थी। कितने फैली हुई थी? तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में क्या हुई थी? फैली हुई थी। आगे चलते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक थी? तो यह भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई थी। कहाँ कहाँ पे? तो ये भारत में थी, पाकिस्तान में थी और अफगानिस्तान में क्या हुई थी? फैली हुई थी। इसका आकार कैसा था? तो इसका आकार था आपका त्रिभुजाकार। कैसा आकार था? त्रिभुजाकार इसका क्या था? इस सभ्यता का क्या था? आकार था।
अगला पॉइंट है, यह कैसी सभ्यता थी? तो ये थी आपकी कांस्य युगीन क्या थी? सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। आगे चलते हैं, अगला है आपका, विस्तार में देख लेते हैं कि पूर्वी स्थल कौन सा था, दक्षिणी कौन सा था और उत्तरी कौन सा था, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। तो देख लेते हैं, आपका उत्तरी स्थल है आपका, ये है आपका मांडा कश्मीर में। कहाँ पे? मांडा कश्मीर में। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपके चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला देख लेते हैं, दक्षिणी स्थल है आपका, वो आपका दैमावाद। कहाँ पे? दैमावाद। ये है आपके महाराष्ट्र में। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है आपका पूर्वी स्थल। तो पूर्वी स्थल कौन सा है? ये है आपके आलमगीर। और ये कहाँ पे? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ आपके हिंडन नदी के किनारे। आगे देख लेते हैं, अगला स्थल आपका, तो वो है आपका पश्चिम स्थल। तो पश्चिम स्थल कौन सा है? तो ये है सूतकांगे डोर। कौन सा है? सूतकांगे डोर। और ये कहाँ पे है? ये है आपके बलूचिस्तान में। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है आपके दास्क नदी के किनारे। आगे चलते हैं, इसका काल। तो इसके काल में बहुत ही मतभेद हैं, तो सारे देख लेते हैं। पहला ही पॉइंट है, समय का निर्धारण सी 14 पद्धति से किया जाता है। किससे किया जाता है समय का निर्धारण? सी 14 पद्धति से किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, नई एनसीईआरटी के अनुसार इसका काल कितना है? तो इसका काल है आपका 2600 से 1900 बीसी तक। कितना है? 2600 से लेके 1900 बीसी तक क्या है? नई एनसीईआरटी के का है के अनुसार इसका काल है। अगला पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना है? तो पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार इसका काल है 2350 से लेके 1750। ये है पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार। आगे चलते हैं, अगला है आपका 3250 से 2750 बीसी सरगोन अभिलेख के अनुसार। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? सरगोन अभिलेख कहाँ पे? तो ये मध्य एशिया से प्राप्त हुआ। इससे इसका काल 3250 से लेके 2750 क्या किया है? निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं, अब एक एक स्थलों को बहुत ही अच्छे से जानेंगे। एक एक स्थलों को क्या बहुत अच्छे से जानेंगे। पहला ही स्थल है आपका हड़प्पा। कौन सा आपका पहला स्थल? आपका हड़प्पा। तो ये कहाँ स्थित है? इसकी स्थिति है मांटगोमरी जिला। कहाँ पे? मांटगोमरी जिला। और ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के किस प्रांत में? तो ये आपके पंजाब प्रांत में। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। यह वर्तमान में साहिवाल जिले में है। और ये वर्तमान में कहाँ है? तो ये आपके वर्तमान में साहिवाल जिले में है। आगे चलते हैं, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ आपकी रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सा स्थल? तो ये आपका हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो इसके उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। और ये कब नियुक्त किया इन्हें? तो इन्हें नियुक्त किया था 1921 में। और किसने नियुक्त किया था? तो सर जॉन मार्शल ने। अब यहाँ से मिला क्या है? तो यहाँ पे कब्रिस्तान मिला है, जिस पे लिखा था R37। यहाँ से मिला क्या है? कब्रिस्तान मिला और उस पर क्या लिखा था? R37। यहाँ पे और क्या लिखा है? विदेश की कब्र भी मिली है यहाँ से। यहाँ से दूसरा है अगला आपका इक्का गाड़ी मिली है। यहाँ से श्रृंगार पेटिका भी मिली है। आगे चलते और क्या क्या मिला है यहाँ से? श्रृंगार पेटिका के बाद स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। क्या मिला है? स्वास्तिक का चिन्ह। नदी के तट पर 12 अन्नागार मिलते हैं, जो 2 लाइनों में क्या थे? स्थित थे। पास में अनाज साफ करने का चबूतरा मिलता है। क्या मिलता है? पास में ही अनाज साफ करने का चबूतरा। पास में श्रमिक आवास भी मिलते हैं। और क्या मिलते हैं? पास में क्या मिलते हैं? श्रमिक आवास। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हड़प्पा से जितनी भी जानकारी हो सकती थी वो समाप्त हुई। अब अगला स्थल है आपका मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल है? वो आपका मोहनजोदड़ो। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके लड़काना। कहाँ पे? लड़काना। सिंध पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में क्या स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है आपका सिंध नदी के किनारे। जबकि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो आपके रावी नदी के किनारे। उत्खननकर्ता कौन है? तो ये यहाँ पे कि राखलदास बनर्जी। और इन्हें कब नियुक्त किया है? तो इन्हें नियुक्त किया 1922 में। और किसने नियुक्त किया है? तो सर जॉन मार्शल ने।
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। अब यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं उन्हें देख लेते हैं। तो पहले ही मिला है यहाँ से, क्या मिला है? विशाल स्नानागार। क्या मिला है? विशाल स्नानागार। इससे महत्वपूर्ण जानकारी, विशाल स्नानागार का आकार कितना था? तो 39 गुणा 23 गुणा 8 फीट था इसका आकार। इसके अंदर उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। क्या थी? उत्तर और दक्षिण में क्या बनी थी? सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इसमें बिटुमिनस का लेप किया गया था। और इसमें लेप किसका हुआ था? तो इसमें बिटुमिनस का क्या हुआ था? लेप। ये सारी जानकारी आपकी विशाल स्नानागार की हैं। इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के क्या थे? कक्ष। उत्तर दिशा में क्या थे? 6 वस्त्र बदलने के क्या थे? कक्ष थे। आगे और क्या क्या था इसमें, देख लेते हैं। इसमें और क्या क्या था? तो इसमें थे आपके 3 तरफ बरामदे थे। बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए थे। बरामदे के पीछे क्या थे? कक्ष भी बने हुए थे। जल आपूर्ति हेतु कुएं भी बना हुआ है। और इसमें क्या था? जल की आपूर्ति के लिए कुआं भी था। सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। और यहाँ से क्या मिलते हैं? सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। प्रथम तल पर संभवतः पुरोहित रहते होंगे। ऐसी संभावना की गई है कि प्रथम तल पर क्या रहते थे? पुरोहित रहते होंगे। आगे चलते हैं और जानकारी देख लेते हैं। संभवतः यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा। और वहाँ से ऐसी संभावना की गई है कि यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया जाता रहा होगा। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा था। सर जॉन मार्शल ने इसे किया था तत्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत किया था। किसे किया था? विशाल स्नानागार को। विशाल स्नाना। और एक यहाँ से क्या मिला है? यहीं पे क्या था आपका? विशाल अन्नागार। क्या था? विशाल अन्नागार। और क्या मिला है? महाविद्यालय के साक्ष्य भी यहीं से मिले। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र के साक्ष्य भी मिले यहाँ से। सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। हाथी का कपाल खंड भी मिला है यहाँ से। नर्तकी की मूर्ति जो धातु की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? धातु की बनी हुई थी। हम देख लेते हैं मूर्ति के बारे में कुछ तथ्य और दे रखे हैं। तो ये नर्तकी की मूर्ति थी, वो कैसी थी? ये नग्न थी। इसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी थी। और इसने क्या किया था? एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी थी। आगे देख लेते हैं और कहाँ मिला था यहाँ से। तो पुरोहित राजा की मूर्ति, क्या मिला था? पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में थी। कैसी थी? ध्यान की अवस्था में थी। और पुरोहित राजा की क्या मिली थी? मूर्ति। इस मूर्ति के कुछ फैक्ट और दे रखा है। एक, इसने शॉल ओढ़ रखी है जिस पर कसीदाकारी का कार्य किया गया है। और जो मूर्ति थी उस पर क्या है? शॉल ओढ़ रखी थी और इस पर कसीदाकारी का कार्य हो रखा था। आगे चलते हैं और क्या मिला यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहरें मिलती हैं। और यहाँ से मेसोपोटामिया की क्या मिलती है? मोहरें। और कहाँ से मिलती हैं? मोहनजोदड़ो से। आगे चलते हैं। अगला स्थल आपका लोथल। कौन सा स्थल है? लोथल। कौन सा स्थल है? लोथल। ये कहाँ स्थित है? ये आपके गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपके भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो एस.आर. राव। कौन है? एस.आर. राव, रंगनाथ राव। इन्हें क्या बोलते हैं? रंगनाथ राव। यह एक व्यापारिक नगर था। ये कैसा नगर था? यह एक व्यापारिक नगर था। यहाँ से गोदीवाड़ा मिलता है। यहाँ से क्या मिलता है? एक गोदीवाड़ा मिलता है। ये क्या है? एक बंदरगाह है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। क्या है ये? सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है? सबसे बड़ी कृति है। और क्या मिला यहाँ से? मनके बनाने का कारखाना मिला यहाँ से लोथल से। चावल के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है? फारस की मोहर जो गोलाकार बटननुमा है। यहाँ से फारस की मोहर मिली थी जो कैसी हैं? गोलाकार थी। घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ से। मृत मूर्तियाँ मिली हैं, मृण मूर्तियाँ मिली हैं। चक्की के 2 पार्ट मिले हैं यहाँ से। अगला आपका घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। घरों के जो दरवाजे थे वो कहाँ खुलते थे? मुख्य मार्ग पर खुलते थे। बस लोथल में ही घरों के दरवाजे क्या खुलते थे? मुख्य मार्ग की तरफ खुलते थे। एकमात्र ये स्थल है जिसके दरवाजे कहाँ खुलते थे? मुख्य मार्ग की तरफ। आगे चलते हैं।
अगला आपका स्थल है धौलागिरा। कौन सा आपका अगला है धौलागिरा। धौलागिरा को देख लेते हैं, ये कहाँ स्थित है, ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी उत्खननकर्ता कौन थे, तो ये थे आपके रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन थे, रविंद्र सिंह बिष्ट। यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ये कैसा है, ये शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। यह शहर 3 भागों में विभाजित है। ये क्या है, कितने भागों में विभाजित है, ये 3 भागों में क्या था, विभाजित था। ये इसका पहला भाग पूर्व भाग, दूसरे भाग को मध्य भाग और तीसरे भाग को पश्चिमी भाग कहते थे। यहाँ से 16 जलाशय मिलते हैं। यहाँ से कैसे मिलते, 16 जलाशय मिलते हैं। और ये भी जलाशय कैसे थे, सभी कृत्रिम। कैसे थे, सारे जलाशय कैसे थे, तो ये सारे जलाशय कैसे थे, कृत्रिम जलाशय थे। आगे चलते हैं, यहीं से क्या मिलते हैं, स्टेडियम के क्या मिलते हैं, साक्ष्य। यहाँ से क्या मिलते हैं, स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। और क्या मिलता है, सूचना पट जो पॉलिश युक्त था। और यहाँ से एक सूचना पट मिलता है जो ये कैसा था, पॉलिश युक्त था। आगे चलते हैं, अगला स्थल आपका चहुदड़ो। कौन सा स्थल है, चहुदड़ो। कौन सा स्थल, चहुदड़ो। ये कहाँ स्थित है, ये आपकी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो जी हैं आपके एनजी मजूमदार। कौन थे, एनजी मजूमदार। इनकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी। एमजी मजूमदार की हत्या किसने की थी, तो इनकी हत्या की थी एक डाकुओं ने की थी। यह एक औद्योगिक नगरी थी। ये कैसी नगरी थी, तो ये एक औद्योगिक नगरी थी। मनके बनाने के कारखाने भी यहाँ से मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मनके बनाने के कारखाने भी यहाँ से मिलते हैं। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य मिलते हैं। ये क्या मिलते हैं, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला स्थल। अगला स्थल आपका सुरकोटदा। कौन सा है, सुरकोटदा। ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपके गुजरात राज्य में। कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके गुजरात राज्य में। यहाँ से क्या मिला है, तो घोड़े की हड्डियाँ यहाँ से मिली हैं। क्या मिली है, घोड़े की हड्डियाँ यहाँ से मिली हैं। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ तो मिली, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का क्या नहीं था, ज्ञान नहीं था। आगे चलते हैं, अगला स्थल आपका कुनाल। क्या है, कुनाल। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित आपके हरियाणा राज्य में। कहाँ स्थित है, हरियाणा राज्य में। यहाँ से क्या क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है आपका चांदी के 2 मुकुट। क्या मिले, चांदी के 2 मुकुट यहाँ से मिले। अगला स्थल आपका दैमाबाद। और ये कहाँ पे आपके महाराष्ट्र में। यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है आपका धातु का रथ। क्या मिला है, धातु का रथ। आगे चलते हैं, अगला स्थल आपका वो आपका रोजदी। रोजदी, जैसे कौन सा स्थल है, रोजदी। ये कहाँ पे स्थित है, ये है आपके गुजरात में। यहाँ से क्या मिला है, हाथी के साक्ष्य मिले। यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से मिले आपके हाथी के साक्ष्य। अगला स्थल आपका रोपड़। क्या है आपका, रोपड़। ये कहाँ पे है, तो ये आपके पंजाब में। और पंजाब कहाँ पे, एक पंजाब पाकिस्तान में और एक पंजाब कहाँ है, भारत में। तो ये भारत वाला पंजाब है। कहाँ, रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से मिले हैं मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। कहाँ से मिले, तो ये मिले आपके रोपड़ से। कहाँ से मिले, रोपड़ से। अगला स्थल है वो आपका कालीबंगा। कौन सा स्थल है, कालीबंगा। और ये कहाँ पे आपके राजस्थान में। यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं। अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का भी क्या था, ज्ञान था। इससे पता चलता है कि यहाँ पे क्या था, शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। तो यहाँ आपके सारे जो महत्वपूर्ण स्थल थे वो कंप्लीट हो चुके। और यहाँ से यहाँ की जो भी स्थितियाँ थीं वो देख लेते, राजनीतिक, आर्थिक, नगर नियोजन वगैरह। तो पहला ही पॉइंट है आपका नगर नियोजन। कौन सा, नगर नियोजन। पहला ही पॉइंट है आपका नगर नियोजन। यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी, ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। अगर क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। यह अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए क्या थी, प्रसिद्ध थी। ये क्या है, ये अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए क्या थी, फेमस थी। नगर 2 भागों में बटे हुए थे। नगर कितने भागों में बटे हुए थे, 2 भागों में। पहला कौन सा था, पूर्वी। यह आवासीय भाग होता था। जो पूर्वी भाग होता था, यहाँ पे लोग क्या रहते थे, सारे लोग यहीं निवास करते थे। और दूसरा स्थल कौन, दूसरा
नगर कौन सा था भाग, वो था पश्चिमी भाग। यह हिस्सा दुर्गीकृत होता था एवं ऊंचे टीले पर स्थित होता था। और ये दूसरा भाग क्या होता था, पश्चिमी भाग, ये क्या होता था, एक दुर्ग, एक ऊंची जगह पे बना हुआ होता था। और यहाँ पहला स्थल कौन सा था, पूर्वी भाग। यहाँ पे आवासीय लोग रहते थे, मतलब आवास बना के जो लोग रहते थे उन्हें वही यहाँ पे रहते थे। आगे चलते हैं, और क्या था इसके नगर नियोजन के बारे में। तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे थी सड़कें एक दूसरे पर, कैसे काटती थी, समकोण पर। शहर ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए थे। तो कैसे थे शहर, कैसे थे, ग्रिड पैटर्न पर क्या हुए थे, बसे हुए थे। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। घरों के दरवाजे क्या, मुख्य मार्ग की तरफ नहीं खुलते थे। केवल एक ही स्थल है जिसके मुख्य मार्ग की तरफ खुलते थे, वो कौन सा था आपका, लोथल। कौन सा था, लोथल। एक घर में सामान्यतः 3 से 4 कक्ष, रसोई, आंगन होता था। और एक घर में क्या होता था, सामान्यतः 3 से 4 कक्ष होते थे, एक रसोई होती थी और एक क्या होता था, आंगन होता था। इन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था, इन्हें क्या था, सीढ़ियों का भी ज्ञान था। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कुछ घरों से कुएं के साक्ष्य भी मिलते हैं, कुछ घरों से क्या मिलते हैं, कुएं के भी साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त होते हैं। कितने, मोहनजोदड़ो से ही कितने कुएं प्राप्त होते हैं, तो लगभग 700 कुएं का यहाँ से प्राप्त होते हैं। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकास व्यवस्था थी। क्या थी, व्यवस्था होती थी। इन नगरों में क्या थी, जल निकासी की क्या थी, एक अच्छी व्यवस्था होती थी। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मैन होल होते थे। मुख्य मार्ग पर क्या होता, जो नालियाँ होती हैं उन्हें साफ करने के लिए क्या होता था, एक मैन होल होता था। नालियों को ईंटों से ढका जाता था, नालियों को क्या किया जाता, ईंटों से ढक दिया जाता था। सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। ये लोग क्या करते थे, सामान्यतः पक्की ईंटों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। ईंटों का आकार क्या होता था, 4x2x1। क्या लंबाई कितनी होती थी, 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई कितनी होती थी, 1 होती थी। ये था ईंटों का आकार। आगे चलते हैं, यहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो वो थी आपकी जानकारी का अभाव था। इन्हें क्या था, इन्हें जानकारी का क्या था, अभाव था। संभावतः, दूसरा पॉइंट आपका, संभावतः पुरोहित वर्ग के पास में शासन व्यवस्था रहा होगा। और यहाँ से ऐसा प्रतीत होता है कि जो शासन व्यवस्था थी वो किन के हाथों में थी, वो थी आपकी पुरोहित वर्ग के हाथों में रही होगी। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। और यहाँ से ये भी साक्ष्य मिलते हैं कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी व्यवस्था थी, एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, ऐसी संभावना है। यहाँ से अगली आपकी सामाजिक स्थिति, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ संयुक्त परिवार होते थे, यहाँ पे संयुक्त परिवार होते थे और सत्ता किन के हाथ में होती थी, तो होती थी वो माता के हाथों में। तो ये लिखा है आपका, मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, मतलब सत्ता माता के हाथों में होती थी और परिवार कैसे होते थे, वो संयुक्त होते थे। समाज संभवतः 4 भागों में विभाजित था। समाज कितने भागों में विभाजित था, तो वो 4 भागों में विभाजित था। वो 4 भाग कौन से, वो भी देख लेते हैं। तो पहला आपका पुरोहित वर्ग, दूसरा आपका व्यापारी वर्ग, तीसरा आपका किसान वर्ग और चौथा आपका श्रमिक वर्ग। अगला पॉइंट है आपका, बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की क्या मूर्ति मिलती हैं। और यहाँ से बड़ी मात्रा में क्या मिलती है, मातृ देवियों की क्या मिलती है, मूर्तियाँ मिलती हैं। यह शांति प्रिय लोग थे, ये कैसे थे, लड़ाई झगड़े से बहुत ही दूर रहते थे, क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते थे। यहाँ से अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग कैसे थे, बहुत ही शांत प्रिय लोग थे। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। पुरुष एवं महिलाएं श्रृंगार करते थे एवं जवाहरात पहनते थे। यहाँ से ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि पुरुष और महिलाएं कैसे श्रृंगार करती थी और जवाहरात पहनते थे। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। इससे पता, यहाँ से पता चलता है कि लोग कैसे थे, यहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग थे। शतरंज एवं मुर्गी की लड़ाई इनके प्रिय खेल थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का क्या था, शतरंज और मुर्गी की लड़ाई इनका क्या था, प्रिय खेल था। अंतिम संस्कार की 3 विधियों का प्रचलन मिलता है। और यहाँ पे अंतिम संस्कार की कितनी विधियाँ मिलती हैं, 3 विधियों का क्या मिलता है, प्रचलन मिलता है। देख लेते हैं 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहली आपकी पूर्ण शवाधान, दूसरी आपकी आंशिक शवाधान और तीसरी आपका दाह संस्कार। तीसरी कौन सी है,
तो ये क्या है आपके अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ हैं। यह आत्मा और पुनर्जन्म में क्या विश्वास करते थे। ये लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग क्या थे, आत्मा और पूर्व जन्म में क्या करते थे, पूर्व पुनर्जन्म में क्या करते थे, विश्वास करते थे। लोथल में 3 व कालीबंगा में 1 युग्मित समाधान मिलता है। लोथल में कितने 3 और कालीबंगा में कितना मिलता है, 1 युग्मित समाधान मिलता है। मतलब 3 जोड़े एक साथ दफनाए गए और कालीबंगा में 1 युग्मित, मतलब 2 लोगों को एक साथ और लोथल से 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। आगे देख लेते हैं, अगली है आपकी धार्मिक स्थिति। क्या, धार्मिक स्थिति। तो धार्मिक स्थिति देख लेते हैं। प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास करते थे। ये लोग क्या करते, प्राकृतिक बहुदेववाद में क्या करते थे, विश्वास करते थे। पुरुष एवं महिलाएं देवताओं को पूजते थे। पुरुष और महिला दोनों ही क्या करती थी, देवताओं को पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुए थे। मतलब यहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियां तो मिलती हैं, लेकिन मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते। ये लोग कैसे थे, अंधविश्वासी लोग थे। ये कैसे लोग थे, अंधविश्वासी लोग थे। ये जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे। ये लोग क्या करते थे, जादू टोने और टोटके में क्या करते थे, विश्वास करते थे। इससे पता चलता है कि ये लोग क्या थे, अंधविश्वासी लोग, अंधविश्वासी लोग रहे होंगे। आगे आपका बलि प्रथा में विश्वास करते थे। ये लोग क्या करते थे, बलि प्रथा में क्या करते थे, विश्वास करते थे। अगला पॉइंट है आपका कालीबंगा से हवन कुंड मिलते हैं। कालीबंगा से क्या मिलता है, हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपके कालीबंगा से। यह वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा में क्या करते थे, विश्वास करते थे। ये लोग क्या करते थे, जल पूजा, वृक्ष पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा में क्या करते थे, विश्वास करते थे। इन्हें ध्यान एवं योग का ज्ञान था। इन्हें क्या था, ध्यान एवं योग का क्या था, ज्ञान था। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है जिस पर आगे शिव का क्या था, चित्र मिलता है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है जिस पर क्या था, आगे शिवा का क्या था, चित्र मिलता है। सन जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा है। और जो आगे शिव का जो चित्र मिलता है, सर जॉन मार्शल ने क्या बोला है, पशुपतिनाथ कहा है। आगे चलते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति देख लेते हैं। तो आर्थिक स्थिति क्या, आर्थिक स्थिति में पहला ही पॉइंट है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, कृषि आधारित थी। अधिशेष उत्पादन होता था। क्या होता था, अधिशेष उत्पादन होता था, जिन्हें बड़े बाजारों या शहरों में बेचा जाता था। इन्हें क्या किया जाता, बड़े बाजारों या शहरों में बेचा जाता था। गेहूँ, सरसों, चना, मटर, राई प्रमुख फसलें थी। यहाँ की क्या थी, गेहूँ, सरसों, चावल, मटर और रागी यहाँ की क्या थी, प्रमुख फसलें थी। इन्हें चावल एवं बाजरे का ज्ञान नहीं था। इन लोगों को क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इन्हें चावल और बाजरे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपके लोथल से मिलते हैं। रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। रंगपुर से क्या मिलता है, चावल की भूसी। और लोथल से क्या मिलते हैं, चावल के साक्ष्य। आगे चलते हैं। रंगपुर उत्तर हड़प्पा स्थल है। क्या है, रंगपुर क्या है, उत्तर हड़प्पा स्थल है। सोरतुगई ये कहाँ पे, आपके अफगानिस्तान में, से नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। सोरतुगई अफगानिस्तान में, जिससे क्या मिलते हैं, नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। धौलागिरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। धौलागिरा से क्या मिलते हैं, किससे मिलते हैं, धौलागिरी से किसके मिलते हैं, जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। यह पशुपालन भी करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये क्या करते, पशु भी पालते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता एवं बिल्ली इनके प्रिय पशु थे। क्या क्या, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता एवं बिल्ली इनके क्या थे, प्रिय पशु थे। आगे चलते हैं और देख लेते हैं। यह ऊँट, घोड़ा, हाथी से परिचित नहीं थे। ये लोग क्या थे, ऊँट, घोड़ा और हाथी से क्या थे, परिचित नहीं थे। विदेशी व्यापार होता था। यहाँ पे क्या होता था, सिंधु घाटी सभ्यता विदेशी व्यापार भी होता था। सारगोन अभिलेख से सिंधु घाटी सभ्यता को मेहलुआ कहा गया है। सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला गया, तो मेहलुआ बोला गया है। मेहलुआ नाविकों का एक देश। मेहलुआ का मतलब है
नाविकों का एक देश, इसे क्या बोला जाता है? महलुआ। महलुआ हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। महलुआ जो देश है वो क्या है? हाजा पक्षी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। सारगोन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा गया है। तो सारगोन अभिलेख में कपास को क्या बोला गया है? तो सिंडन बोला गया है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, कपास की विश्व में प्रथम खेती भारत में हुई थी। जो कपास की खेती है वो विश्व में सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी भारत में हुई थी। अगला पॉइंट है, दिल मून। कौन सा? दिल मून। ये कहाँ पे? बहरीन में। वह आखन, ये कहाँ है? ओमान में। दिल मून और आखन के मध्यस्थ का कार्य करते थे। ये लोग क्या करते थे? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या होते? दिल मून और आखन के मध्यस्थ का कार्य करते थे। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। यहाँ पे क्या था? मुद्रा व्यवस्था का क्या था? प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय होता था। यहाँ पे क्या होता? वस्तु विनिमय होता था। मतलब यहाँ पे एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को दिया और लिया जाता था। ये सोने और चांदी का प्रयोग करते थे। ये लोग क्या करते थे? सोने और चांदी का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मतलब ये लोग लोहे को नहीं जानते थे। तांबा और टिन से क्या बनता है मिलकर? वो मिलता है आपका कांस्य। बालकोट से शंख उद्योग के अवशेष मिलते हैं। ये लोग क्या करते थे? बालकोट कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान से क्या मिले? शंख उद्योग के क्या मिले? अवशेष मिले हैं। आगे चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की क्या लिपि। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? इन्हें लिपि का ज्ञान था। इन्हें क्या था? लिपि का ज्ञान था। यहाँ भाव और चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावात्मक और चित्रात्मक लिपि थी। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और ये क्या होती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इससे गोमूत्राक्षर लिपि भी कहते थे। भावात्मक और चित्रात्मक लिपि को क्या बोला जाता था? गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता था। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। इसमें कितने मिलते हैं? 375 से 400 भाव मिलते हैं। आगे चलते हैं। आगे आपका अगला पॉइंट है आपका, इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसे अभी तक क्या है? पढ़ा नहीं जा सका। अगली आपकी यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियाँ एवं मोहरें। यहाँ से 3 तरह की मूर्तियाँ मिलती हैं। यहाँ पर क्या मिलती हैं? 3 तरह की क्या मिलती है? मूर्तियाँ मिलती हैं। पहली धातु की मूर्तियाँ, दूसरी पत्थर की मूर्तियाँ, तीसरी मिट्टी की, जिन्हें क्या बोलते हैं? टेराकोटा। जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती थी उन्हें क्या बोलते थे? यहाँ पे टेराकोटा बोलते थे। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? नर्तकी की मूर्ति मिली है और जो कैसी थी? धातु की थी। दैमाबाद से धातु का क्या मिला है? रथ मिला है। मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? नर्तकी की मूर्ति मिली है और पत्थर की पुरोहित राजा की क्या मिली है? मूर्ति मिली है। टेराकोटा की मात्र देवियों की मूर्तियाँ मिलती हैं। यहाँ पे क्या है? टेराकोटा की मात्र देवियों की क्या मिलती है? मूर्तियाँ मिलती है। और टेराकोटा की मूर्तियाँ किससे बनी होती थी? तो ये बनी होती थी मिट्टी की। ज़्यादातर मोहरें सैलकड़ी से बनी हुई हैं। और ज़्यादातर यहाँ की मोहरें वो कैसी थी? वो सैलकड़ी से बनी हुई थी। ज़्यादातर मोहरें चौकोर हुआ करती थी और ज़्यादातर मोहरें कैसी होती थी? वर्ग टाइप की, चारों तरफ से चौकोर होती थी। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका, मोहरें वस्तुओं की गुणवत्ता एवं व्यक्ति की पहचान की द्योतक होती थी। यहाँ की जो मोहरें और वस्तु होती थी, गुणवत्ता और व्यक्ति की पहचान की क्या होती थी? द्योतक होती थी। मोहरों पर एक सींग या एक श्रृंगी एक श्रृंगी ये सबसे ज़्यादा होती थी। जो मोहरों पे जो चित्र अंकित था वो कैसा था? एक सिंगा था। मोहनजोदड़ो वो हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मोहरें प्राप्त होती हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से क्या है? बहुत ही अधिक मात्रा में क्या मोहरें प्राप्त होती हैं। अगला आपका कुबड़ वाला सांड के चित्र। और इन मोहरों पे क्या मिलता था? अगला एक तो एक सिंगा चित्र मिलता था और दूसरा कुबड़ वाला सांड का भी चित्र मिलता था। आगे चलते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के पतन। अब यहाँ पे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर में पतन कैसे हुआ। तो आर्यों के आक्रमण, ये किसने बताया? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के कारण क्या है? आर्यों को आक्रमण। ये किसने बोला था कि आर्य आए और उन्होंने आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया? पतन। तो गार्डन चाइल्ड हुआ मार्टिमर व्हीलर ने के अनुसार ये क्या हुआ कि वहाँ पे आर्य आए और उन्होंने आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गया? पतन। एस.आर. राव और सर जॉन मार्शल व मैकी के अनुसार ये तीन लोगों ने क्या बताया कि यहाँ पे बाढ़ आई और सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया? विनाश हो गया। सर जॉन मार्शल के अनुसार एक और इन्होंने दिया था कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण इसका क्या हो गया था? विनाश हो गया था। आगे चलते हैं, अगले आपके अमलानंद घोष के अनुसार इन्होंने बुलाया था कि जलवायु परिवर्तन के अनुसार इनका क्या हुआ था? जलवायु परिवर्तन के कारण इनका क्या हो गया था? पतन हो गया था। अगले आपके यू.आर. कैनेडी के अनुसार यू.आर. कैनेडी ने क्या बोला था कि प्राकृतिक आपदा के कारण ही इनका क्या हो गया था? पतन। आगे आपके माधव स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों ने अपना रुख बदल लिया था। क्या बोला था कि नदियों ने अपना रुख बदल लिया था, इसलिए ये लोग वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह बस गए थे। आगे इसका निष्कर्ष क्या निकला? तो इसका निष्कर्ष निकला कि इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार या उत्तरदायी रहे होंगे। मतलब इसका कोई फिक्स कारण नहीं बता सका कि इसका इस कारण की वजह से इसका क्या हो गया? पतन हो गया था। आगे आपका कालीबंगा, राखीगढ़ी और धौलावीरा पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल हैं। कैसे हैं? ये पूर्व हड़प्पाकालीन क्या है? स्थल हैं। अगले आपके रंगपुर और रोजदी ये कैसे हैं? उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल हैं। मतलब ये पूर्व में स्थित है और ये कहाँ पे? उत्तर में स्थित है। आगे चलते हैं, यहीं पे आपका सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त करते हैं और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। थैंक यू दोस्तों।